डियर स्टूडेंट, आज के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वांटिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटिटीज फ्रॉम व्हाट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जो ये सेक्शन है, इस सेक्शंस में से कुछ अगर फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं तो उनके डायमेंशंस कैसे निकालने हैं वो हमें इस पॉइंट में समझ लेना है। ठीक है, सो ये है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कौन सा सेक्शन है ये? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सिर्फ दो बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर आप डायमेंशंस निकाल रहे हैं तो MLT, दैट इज मास लेंथ टाइम, ये तो रहेगा ही, साथ में एक और एडिशनल टर्म आ जाती है A। कुछ लोग A की जगह I भी लिख सकते हैं। A यानी एम्पियर का A है वो, या फिर करंट का I लिख देते हैं, इवन देन इट इज ओके। यानी अगर आप ऐसे लिखते हैं MLT और A तो भी वो ठीक है, और अगर आप MLT और I लिखते हैं तो भी वो सही है। ठीक है, ये है पहला पॉइंट जो हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड आउट करते समय याद रखने हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जहां जहां Q आएगा, Q यानी क्या है बोलिए? यहाँ पे चार्ज। जिस फॉर्मूले में या जहां जहां कोई भी फार्मूला भी यूज कर रहे हैं और वहां पे अगर चार्ज आता है, रिप्लेस दैट चार्ज बाय I into T, where I is current and T is what? Time। आपको इससे ये क्या करना, ये इट नहीं रीड करना, ये क्वांटिटी है, I into क्या बोल देना है? T। अब ये फॉर्मूला कहां से आया बोलिए मुझे? क्या हम ये नहीं जानते? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। क्योंकि आप यहां पे देखिए, ये है MLT और यहाँ पे Q थोड़ी है, यहाँ पर क्या है? I है। सो चार्ज अगर वहां पे होता है तो डेफिनेटली आपको उसे I इंटू T से क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। ओके, बस इतनी ये दो बातें अगर याद रखते हैं और जिस फिजिकल क्वांटिटी के आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं उसका अगर फार्मूले याद रहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सभी के क्या फाइंड आउट करते आएंगे? डायमेंशंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम LCR पहले कवर करेंगे। LCR, ये LCR यानी पैसिव कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी में। ये हम देखेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ये हमें पहले देखना है। दिस L स्टैंड्स फॉर इंडक्टेंस। L क्या रहता है? इंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर कैपिटल L दिखाया जाए तो उसे आप एंगुलर मोमेंटम नहीं मानिए, उसे क्या मानना है हमें? इंडक्टेंस। ठीक है, C जो है वो है कैपेसिटेंस, और जो R है वो क्या है? R हमें सबको मालूम है, दिस इज रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, L यानी इंडक्टेंस, C यानी कैपेसिटेंस एंड R यानी क्या है? रेजिस्टेंस। अब इनके अगर आपको इन तीनों के अगर आपको फॉर्मूले फिक्स हो जाते हैं माइंड में तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की काफी सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि L जो है वो किस फार्मूले में आता है। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला रहता है हाफ ऑफ LI स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी है ये, E स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ L यानी इंडक्टेंस, I यानी करंट।
आप मुझे ये बताइए, क्या यहां से हम L का फार्मूला नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्या रहेगा L का फार्मूला? ये 2 इस तरफ जाएगा, 2 टाइम्स E बाय आई स्क्वायर। कैसे, वो हम सॉल्व करते समय क्लियर करेंगे। तो अगर आपको L यानी इंडक्टेंस और उसका फार्मूला याद है, डेफिनेटली आप उसके डायमेंशंस निकाल पाएंगे। ठीक है। कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q बाय V, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर V इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वही अपना V इज इक्वल टू आई, ओहम्स लॉ वाला V जो है वो ये है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। सो R का फार्मूला क्या बनेगा फिर? V अपॉन R। क्या रहेगा वो? V अपॉन R। ठीक है। सो पहले ये क्लियर कर लेते हैं। और देखिए, अब यहां पर भी पोटेंशियल आ रहा है, यहां पर भी पोटेंशियल आ रहा है। सो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फाइंड आउट कीजिए? डायमेंशन, और फिर LCR लीजिए। ठीक है। फिर क्या हम कंसिडर करेंगे? LCR। ठीक है। ओके, जरा देखिए यहां पे। सबसे पहले क्वांटिटी कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो है V से दिखाया। कैसे दिखाया है? V से। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है वर्क डन। ये आगे चल के फार्मूले आपके जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है उसमें आ जाते हैं, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो उसका फार्मूला बनेगा V इज इक्वल टू W बाय चार्ज। ठीक है। बस यहां से मैं क्या निकालता हूं? उसके डायमेंशंस। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जब भी चार्ज आएगा, रिप्लेस दैट चार्ज बाय I इंटू टी। तो यहाँ पे चार्ज आया, तो इससे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? I इंटू टी। और ये वर्क डन तो हम जानते हैं। ठीक है। वर्क डन यानी एनर्जी। अब तक हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन डायरेक्ट आने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब यूनिट तक जाने की भी जरूरत नहीं हमें। ठीक है। यूनिट निकालो, वैसे करने की भी जरूरत नहीं। देखिए, इसको ही मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, वर्क डन और ये I इंटू टी, रिप्लेस Q बाय करंट इंटू टाइम। ठीक है, कर दिया। अब आप क्या ये जानते हैं कि वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2 अपॉन I की जगह I ही लिख दो। उसका पावर कितना है बोलिए? I का पावर 1 है तो I का पावर 1, A भी लिख सकते हैं आप। और T कितना है यहाँ पे? 1। अब जरा बताइए ये बात कैसे बनेगी? तो क्या रहेगा ये फाइनल आंसर? क्या है फाइनल आंसर? है m एज इट इज लिख दो। ये T ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और I ऊपर जाएगा तो -I हो जाएगा, और L2 भी आपको एज इट इज लिखना है। सो ये T बनेगा -3 और I बनेगा -1। खत्म बात है। ठीक, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज को रिप्लेस किया बाय I इंटू टी, वर्क डन यानी एनर्जी, तो उसके डायमेंशन हम जानते ही ऑलरेडी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, I इंटू टी के लिख दिए, खत्म हो गया। ठीक है, आ जाएगा आपको ये। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वांटिटीज है वो भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, और फिर उनके कॉम्बिनेशन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमें यहाँ पे देखना जरूरी है, क्योंकि वो उस पर क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखो अब मैं ये पूरा क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, सेकेंड क्वांटिटी कंसिडर करो रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल निकाला तो V इज इक्वल टू आर के हिसाब से R भी निकाल लेते हैं।
रेजिस्टेंस। अब जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका फार्मूला कि आर कहां पे आ रहा है, तो कहां पे आ रहा है, ओम्स लॉ में। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई आर। आर का फार्मूला बनाइए, फिर आर का फार्मूला रहेगा V बाय आई। ठीक है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, V मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आई, ये हम जानते हैं ना, डिनोमिनेटर से सेपरेट किया है इसे। ठीक है, क्या आप V की जगह अभी का फार्मूला नहीं लिख सकते? अभी हमने V की जगह क्या लिखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला रहेगा, V की जगह मैंने लिखा वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये 1 बाय आई एज इट इज। देखिए, V यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, 1 बाय आई एज इट इज। इस Q को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सेकंड पॉइंट है वही I इंटू टी लिख दो। सो ये रहेगा वर्क डन I इंटू टी Q के जगह, और ये 1 बाय I एज इट इज। नाउ पुट द डायमेंशंस। अब मुझे क्या इसके डायमेंशंस मालूम नहीं वर्क डन के? हाँ मालूम है, कौन कौन से है, M1 L2 T-2। ओके, नीचे क्या होगा, I इंटू आई, इट विल बी I स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना फिर एक ही जगह पे, I स्क्वायर और T का पावर 1। अब आप जरा बताइए, T का पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। ऑलरेडी -2 है, तो -1 -2 कितना रहेगा, -3। I भी ऊपर जाता है तो -2। सो फाइनल, that is dimensions of electric resistance comes to M1 L2 T-3 और I का पावर भी -2। I का पावर भी कितना रहेगा वहां पे, बोलिए -2। अब जरा देख लीजिए कितना सिंपल है ये। हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे वर्क डन के डायमेंशन हमें डायरेक्ट आने हैं। ठीक है, नहीं आते तो फिर उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, फिर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, वो स्टेप भी फॉलो करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि वर्क डन के डायमेंशन सबको डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो आपने रेजिस्टेंस का ये लिख दिया। ओके, ठीक है, रेजिस्टेंस ये पार्ट खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी देखनी है वो है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए देखिए, इंडक्टेंस कौन सा क्वांटिटी डिस्कस कर लेते हैं, इंडक्टेंस दैट इज कैपिटल L। फार्मूला कहां पे देखा आपने इंडक्टेंस का? इंडक्टेंस का फार्मूला हमने देखा, एनर्जी कम्स टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। एक टॉपिक आता है आगे चलकर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके, उसमें ये फार्मूला आता है। ठीक है, देखिए ये फार्मूले कहीं ना कहीं तो हमें 11-12 में डिस्कस करनी ही है। ठीक है, यहां से L का पहले फार्मूला बना लीजिए। सो L इज इक्वल टू, ये 2 इस तरफ जाएगा, 2 टाइम्स E बाय आई स्क्वायर। अब E यानी एनर्जी, एनर्जी को मैं वर्क डन भी लिख सकता हूं, या एनर्जी के डायरेक्ट डायमेंशंस आ जाते हैं मुझे। यहां पर कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये 2 नंबर है तो उसको कोई डायमेंशंस वगैरह नहीं, तो डायमेंशंस में इस 2 की कोई अहमियत नहीं है। सो आपको किस पर होगा, इस 2 की अहमियत है यार, क्योंकि वो क्वांटिटी का पावर है। ये मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में कोई नंबर रहता है उसे भूल जाइए आप। तो E बाय आई स्क्वायर, तो E के डायमेंशंस क्या है डायरेक्ट मुझे बताइए ना प्लीज। E के डायमेंशंस है यानी एनर्जी के M1 L2 T-2। ओके, और ये क्या है, आई स्क्वायर। तो ये तो काफी सिंपल है, ये ऊपर जाएगा अगर तो M1 L2 T-2 एज इट इज, और ये I ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -2। These are the dimensions of what? Inductance. Inductance सबसे सिंपल क्वांटिटी है यहाँ पे जिसकी हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। देखो तो काफी आसान। ओके, नेक्स्ट, और वो है यहाँ पे
कैपेसिटेंस। कौन सी क्वांटिटी है बोलिए? कैपेसिटेंस, दैट इज कैपिटल सी। फिर से वही बात, फार्मूला हमने फार्मूला, ये 3 फार्मूले याद रखिए इसे, ये इंपॉर्टेंट भी है। 3 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। सो पहले आप ऐसे लिखिए, उसे सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। अब Q की जगह हम लिखेंगे I इंटू टी, इसके जगह आप लिखेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज को फिर रिप्लेस कीजिए बाय I इंटू टी, तो ये बात तो हो गई। फिर डायमेंशंस लिखिए, I इंटू आई स्क्वायर है और टी का भी स्क्वायर रहेगा, अपॉन वर्क डन हम जानते हैं M1 L2 T-2। क्या नहीं समझिए ये बात? अब ये बात ऊपर लेके जाइए आप, तो ये क्या बन रहा है देखिए, कैपेसिटेंस का जो ये बनेगा, ये सब बातें ऊपर जाएगी, माइनस उल्टा होगा जो भी है। तो टी का पावर ऑलरेडी -2 है, ऊपर जाके +2 बनेगा, +2 और +2 कितने बनेंगे? +4। सो देखो, हाँ, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 और i का पावर 2। i का पावर कितना है वहां पे बोलिए? 2 है, ठीक है। और ये डायमेंशंस हमने निकाले किसके? कैपेसिटेंस के। तो देखिए 4 फिजिकल क्वांटिटीज देखे हमने, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फार्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज को रिप्लेस कीजिए बाय आई टी। बाद में रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ का बेसिक फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। इंडक्टेंस E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू वी। C इज इक्वल टू क्या है बोलिए? क्यू वी, ठीक है। अब इन LCR के कॉम्बिनेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं, और फिर कुछ जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है मैं उनका फार्मूला लिख के देता हूं। आप ट्राई कीजिए वो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फाइंड आउट करने के। सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही देता हूं मैं, फार्मूला लिख के देता हूं आपको। सिर्फ जो क्वांटिटी कहा जाए कि मैं अगर फार्मूला बताऊं F इज इक्वल टू IBL और मैंने कहा B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला डायमेंशंस फाइंड आउट करो, तो आप B का फार्मूला बनाइए और डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के डायमेंशंस का, ठीक है। देखिए आपको कहा जाए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, और नीचे है LC L/R R से, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन देते हैं, मैंने ऐसे लिए हैं, L और C लिया, L और R लिया, R एंड क्या लिया है? C लिया है। तीनों के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। ये काफी आसान है। देखिए दिखने को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझेगा कि ये कितना आसान है, ठीक है। देखो स्टार्ट कर देते हैं LC से। सबसे पहली बात LC। अब L के सेपरेट डायमेंशन, C के सेपरेट डायमेंशन याद रखकर, वो इतना याद नहीं रखना है, हम रख भी नहीं पाएंगे इतने डायमेंशंस वगैरह, ठीक है, लेकिन फार्मूला तो याद रख पाएंगे, वो सिंपल है। तो LC को आप क्या लिख सकते हैं? L के जगह क्या लिखा जा सकता है? L का फार्मूला याद कीजिए क्या है, कहां पर आया? E इज इक्वल टू हाफ ऑफ LI स्क्वायर, वहां से वो बनेगा 2E बाय I स्क्वायर। C की जगह क्या लिखेंगे आप? Q बाय V, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, वो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस 2 का डायमेंशन में कुछ लेना देना नहीं, तो मैं उसे यहां पर लिखता ही नहीं। अब ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता, E अपॉन I स्क्वायर है तो मैं इसे लिखता E मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय I स्क्वायर। मैंने इस टर्म को स्प्लिट किया, मैं चार्ज की जगह I इंटू टी लिख देता हूं। ये केयरफुली देखिए, चार्ज की जगह मैंने लिखा I इंटू टी, और
v यानी रहता है वर्क डन अपॉन चार्ज, उस चार्ज की जगह फिर से I इंटू टी। क्या आपको समझा? देखिए E बाय आई स्क्वायर को लिखा आपने E मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय आई स्क्वायर, चार्ज को आपने लिखा आई टी, पोटेंशियल को आप लिखेंगे वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज जो है उसकी जगह फिर से आई टी। ठीक है, ये काफी सिंपल बात। अब आप मुझे ये बताइए, ये एनर्जी और ये वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन के डायमेंशन सेम रहते हैं, तो जब आप डायमेंशन की बातें कर रहे हैं दोनों को कैंसिल कर दीजिए। पहली बात, क्या आप ये कर पाएंगे इतना? ठीक है, ये आपने कर दिया। यहाँ पे आई स्क्वायर नीचे है और ऊपर है आई इंटू आई, वो भी आई स्क्वायर ही आएगा। सो ये आई स्क्वायर इन दो आई के मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हो रहा है? कैंसिल। सिर्फ जो बच रहा है वो है टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर एल सी के डायमेंशंस रहेंगे टी स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर। ठीक है, सो एल सी यानी टाइम का स्क्वायर रहता है। एल सी यानी क्या रहता है यहाँ पे? टाइम का स्क्वायर। ये काफी सिंपल सी बात है। अब एल बाय आर देखते हैं। आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो एल बाय आर डिस्कस कर लेते हैं। देखो एल बाय आर में क्या बातें हैं? एल बाय आर और लास्ट वाला कौन सा है? आर सी। ठीक है, यहीं से लिख देते हैं ताकि दोनों एग्जांपल एक ही साथ हो जाए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है उसमें से? एल बाय आर, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर सी। ठीक है, दोनों भी। एल बाय आर क्या लिखेंगे आप? पहले तो एल बाय आर को आपको एल मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखना है, स्प्लिट कर दीजिए। एल की जगह आप लिखेंगे 2 टाइम्स ई बाय आई स्क्वायर। आर की जगह, आर कहां पे आया है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर। सो आर इज इक्वल टू, ये देखिए ये याद रखना है कभी, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाय आई। तो V बाय आई। ठीक है, अब ये दो कुछ काम के नहीं, एक आई वैसे ही कैंसिल हो रहा है लेकिन वो अभी नहीं, बाद में कर लेते हैं। ये रहेगा 1 बाय आई स्क्वायर, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और V की जगह मैंने लिखा वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज की जगह आई इंटू टी। आई इंटू आई स्क्वायर, और ये नीचे का आई स्क्वायर गेट कैंसिल। दिस E यानी एनर्जी एंड वर्क डन हैज सेम डायमेंशन, सो उनके डायमेंशन भी कैंसिल हो गए। क्या रहा है बोलिए? सिर्फ T रहा है। That means dimensions of L by R exactly equal to time के dimensions है। So L by R where L is inductance and R is resistance, ये quantity time आएगा। ये quantity कौन सा आएगा बोलिए? time। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट that is RC। नेक्स्ट क्या देखते हैं? RC। देखो वो भी क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, आर सी को मैं लिखूंगा, आर की जगह क्या लिखूंगा? अभी तो हमने क्लियर किया V बाय आर, और सी की जगह क्या लिखेंगे आप? Q बाय V, Q बाय V। ये तो मुझे और आसान नजर आ रहा है, V एंड V गेट कैंसिल हियर। रिप्लेस दिस Q बाय I इंटू टी, ये तो बेसिक है हमारा, बाय I गेट कैंसल, तो क्या रहा? सिर्फ T रहा है, एंड देयरफॉर RC भी किसके जैसा रहेगा? डायमेंशन टाइम के जैसा। तो देखो जो 3 कॉम्बिनेशन देखे हमने, पहला है LC, LC किसके जैसा आता है? टाइम के स्क्वायर जैसा। ठीक है, दूसरा L बाय R एग्जैक्ट इक्वल टू टाइम, एंड RC भी एग्जैक्ट इक्वल टू व्हाट? टाइम। ठीक है, ओके। अब LCR और ये V और उनके कॉम्बिनेशन, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब जो बात हमें डिस्कस करनी है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, और कुछ फार्मूले क्लियर कर लेते हैं।
तो वो क्वांटिटीज मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि ये फार्मूला और उसमें से ये बात, ठीक है। जैसे कि अब ये आपके लिए है, ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो असाइनमेंट है आपके लिए, ऐसे मानिए दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है। और जो सबसे पहला क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाए तो भी यही फार्मूला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए तो भी यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और फार्मूला क्या है जरा देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। आप कहेंगे एनर्जी भी ई से दिखाते हैं, इंटेंसिटी भी ई से ही दिखाते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज अ फार्मूला E is equal to force upon charge, बेसिक फार्मूला। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E यानी क्या है यहाँ पे, E यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। F यानी फोर्स और Q यानी क्या है, चार्ज। तो इस फार्मूले से आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायमेंशंस आने हैं। ये है पहली क्वांटिटी, ये आप ट्राई कीजिए, ठीक है। कमेंट्स में उसके क्या लिख के दीजिए मुझे, डायमेंशंस बताइए आपने कैसे सॉल्व किया, यानी क्या आया आपके डायमेंशन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और उसका ही एनालॉगस टर्म मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ये सभी बातें काफी डिटेल में हम वो जो टॉपिक है करस्पॉन्डिंग उस टॉपिक में काफी डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसका नोटेशन है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, ठीक है। इसे क्या रीड करेंगे आप, इप्सिलॉन, ठीक है। सफिक्स में जीरो है इसीलिए इप्सिलॉन जीरो। अगर सफिक्स में जीरो रहता है तो वो फ्री स्पेस या फिर एयर का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रहता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी जीरो लगा दिया, ठीक है। किसी और मीडियम का अदर देन एयर अगर होगा तो सिर्फ इप्सिलॉन या फिर इप्सिलॉन और सफिक्स में एम रहेगा, स्मॉल एम, ठीक है। तो ये फार्मूला यानी ये क्वांटिटी किस फार्मूले में आती है, तो ये काफी फेमस फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कहते हैं कूलोम्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रहता है तो वो ग्रेविटेशन में है, इलेक्ट्रिसिटी में उसका एनालॉगस टर्म, एनालॉगस लॉ जो है वो कौन सा है, कूलोम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। अब मैं डायरेक्ट उसका फार्मूला तैयार करके नहीं दूंगा, वो आपको करना है। वेर दिस F इज व्हाट, फोर्स, Q हम जानते हैं क्या रहेगा, चार्ज, एंड R इज डिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी का आप देख लीजिए। अब इप्सिलॉन जीरो का 4 पाई, 4 और पाई ऐसा कांस्टेंट है जिसको कोई डायमेंशन नहीं रहते। देखिए कांस्टेंट दो तरह के रहते हैं, डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस। एक कांस्टेंट लीजिए स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है एयर में, लेकिन उसको डायमेंशन है। पाई ऐसा कांस्टेंट है जिसको डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म डायमेंशनलेस रहेगा। अब आप टर्म ट्रांसफर कीजिए, एप्सिलॉन जीरो का फार्मूला बनाइए एंड उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कीजिए, बाकी का आपका काम है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन।
और फ्लक्स भी ले लो ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ले लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपके लिए है प्रॉब्लम। इसे दिखाते हैं फाई सफिक्स ई, इसे क्या रीड करते हैं फाई, PHI, कैसा रीड करना है इसे फाई, ठीक है। सफिक्स में ई है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सफिक्स में एम रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला रहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। देखो मैं यहां पर समझा देता हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी multiplied by area. Here this E is what? E is electric intensity and this A is area. आराम से अब, ठीक है, क्योंकि E का तो ये यहां से आप डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है। क्या ये आ जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की ये 3 सेम बात है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता है, मैग्नेटिज्म में वही काम, अब देखिए वही काम मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कंसेप्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड। और उसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, देखो ये नेक्स्ट क्वांटिटी है यार, दैट इज फोर्थ वाला क्वांटिटी है, ये असाइनमेंट वाली है, ये बातें आपको आनी है। उसका फार्मूला है फोर्स का, एक फार्मूला यहां पर याद रखना है आपको, फोर्स इज इक्वल टू IBL। कौन सा फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू IBL। और इसमें से ये जो B है वही मैग्नेटिक इंडक्शन है। L शायद आप जानते ही है, ये तो काफी सिंपल है। L यानी क्या है, लेंथ, I यानी क्या है, फोर्स। सो F इज इक्वल टू IBL। ये फार्मूला ये कहां से आया है, ये डिटेल में आ ही जाता है, यहां पर सिर्फ आप उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या है, IBL। F इज इक्वल टू IBL में B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पहले फार्मूला बनाइए एंड बाकी का आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है जरा देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बोलिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का एनालॉगस मैग्नेटिज्म में आता है। मैं यहीं पर देखो, ये काफी सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, उसे हम कहते हैं म्यू। और सफिक्स में 0 अगर आ जाए तो इसका मतलब वो फ्री स्पेस का है। और उसके लिए जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। उसके लिए फार्मूला आपको जो याद रखना है वो ये है B। अब B यानी क्या है बोलिए, B यानी है मैग्नेटिक इंडक्शन। B यानी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। फार्मूला है μ0 अपॉन 4 पाई I बाय R, I बाय R। और यहां पे जो आप निकालना चाहते हैं वो ये है μ0, तो उसका फार्मूला बनाइए, ठीक है। B मैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन 4 पाई को कोई डायमेंशन नहीं रहेंगे, I यानी करंट और R यानी फिर से एक बार R यानी क्या रहेगा, डिस्टेंस। R यानी फिर से यहां पर भी क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी जगह सिर्फ M, ये यहां पर M, और ये रहेगा सिर्फ B, जिसे हम कहेंगे, B को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे B को हम, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ओके,
ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैं चाहता हूं आप ट्राई कीजिए, और जो भी आपके आंसर आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए ना, क्वांटिटी फार्मूला दिया है तो सिर्फ आपको टर्म ट्रांसफर करके फाइंड आउट करना है, ये काफी आसान है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि कम से कम फार्मूले याद रखें। फार्मूले याद रखते हैं तो अपने आप बातें आपको याद रहेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर यह पहला पॉइंट खत्म हो चुका है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके ओके, अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस, एंड दिस इज लास्ट आर्टिकल फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज व्हाट लास्ट आर्टिकल फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Applications of dimensional analysis। बेसिकली 3 एप्लीकेशंस है। जो सबसे पहला एप्लीकेशन वो है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन दिया जाएगा आपको, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली आगे के जो टॉपिक रहते हैं वहां पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो यूज करना पड़ता है। उसके लिए क्या है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं 2 पॉइंट्स बोलिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है और बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उनके आप एडिशन चाहते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन चाहते हैं, देन देयर डायमेंशंस मस्ट बी सेम। ठीक है, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके डायमेंशंस क्या है, सेम, अदरवाइज नहीं। ये रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं है। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि किसी भी इक्वेशन में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और RHS इनके डायमेंशंस अगर सेम आए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन क्या आता है, डायमेंशनली करेक्ट। ये सिंपल सी बात। देखिए क्या पॉइंट है, 2 क्वांटिटीज के अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने हैं, देयर डायमेंशंस मस्ट बी सेम। नेक्स्ट, किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS अगर उनके डायमेंशन सेम आते हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट समझा जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे दे। देखिए, जो 3 एप्लीकेशंस है उनमें पहला है करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, दूसरा है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, और लास्ट है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअली हम सफिक्स और प्रीफिक्स जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वीडियो एक बनाएंगे उस पर सेपरेट, उसमें ये ज्यादा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज करने की जरूरत नहीं। हालांकि डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से वो फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस मेथड से जाने के वजह हमारे पास एक और आसान मेथड है, हम वही अप्लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलो देखिए, इसका एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। पहले एग्जांपल से ये समझ लेते हैं। हमें करेक्टनेस फाइंड आउट करना है। F इज इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास इंटू क्या कह दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल से शुरुआत करते हैं। अब ये क्लियर हो गया लोगों को देखते ही कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। ये मैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से भी कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा देखिए।
देखो यहाँ पे ये है इसका LHS और ये है इसका RHS। तो हियर LHS है फोर्स एंड देयरफॉर आप ही बताइए मुझे LHS के डायमेंशंस क्या रहेंगे, फोर्स के डायमेंशन वो हमें आ जाते हैं अभी, M1 L1 T-2। ओके, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमें मैंने उसको दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, RHS क्या है? RHS लिखो पहले। RHS है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसके डायमेंशंस क्या है? RHS के डायमेंशंस है, मास के डायमेंशन है M1 और x के क्या है L1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या LHS और RHS इनके डायमेंशन सेम है? नहीं, क्योंकि LHS में t का पावर -2 है, RHS में कहीं पर भी t का पावर -2 नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हियर इन दिस केस dimensions of LHS is not equal to dimensions of what? RHS, and therefore by principle of homogeneity this equation is incorrect. This equation means this equation, force is equal to mass into displacement. ये इक्वेशन क्या है बोलिए? इनकरेक्ट। कैसे आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जो भी इक्वेशन दिया जाएगा LHS के डायमेंशन फाइंड आउट करो, RHS के डायमेंशंस फाइंड आउट करो, पुट द वैल्यूज, डायमेंशंस फाइंड आउट करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या LHS और RHS के डायमेंशन सेम है, सेम होंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है ये काफी आसान सा एप्लीकेशन है। तो हमें इस पर नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उस पर ही हम फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है, इस पर एक ही एग्जांपल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कैसे? देखिए, क्या आपने ये 9-10 में ये नहीं सीखा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, या फिर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो यहाँ पे 10⁵ और 10⁷, ये जो है इन्हें हम कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, जिसने ऐसा यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? CGS में। ठीक है, CGS टू SI भी कन्वर्ट हो सकता है। ये जो कंसेप्ट है, या ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इस पर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर वाला पॉइंट है, ये हम सफिक्स और प्रीफिक्स वाला जो पॉइंट रहेगा वहां पे हम डिटेल में लेते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड एप्लीकेशन है, तो थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देखो यस, उस पर हमें थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स लेने पड़ेंगे। एस्टेब्लिश the relationship between different physical quantities, different quantities बोल दीजिए, physical ही है, different what? Physical quantities। ठीक है, आपको
क्वेश्चंस कैसे देते हैं ये देखिए, उसके दो फॉर्मेट है। आपको कहते हैं एक्सप्रेस, एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं, एक्सप्रेस द क्वांटिटी work in terms of mass, velocity, and time। वर्क को यानी वर्क का फार्मूला तैयार करना है आपको। किसका फार्मूला तैयार करना है? यहाँ पे देखिए, वर्क का इन टर्म्स ऑफ मास, नेक्स्ट वेलोसिटी एंड व्हाट टाइम। ठीक है, या फिर आपको ऐसे कहते हैं एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड टाइम। ये दोनों भी क्वेश्चन आए तो यही मेथड है। अब आपको क्या करना है, देखिए उसके डायमेंशंस यानी वर्क को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास, वेलोसिटी, टाइम। डायमेंशंस में पावर निकालते हैं। आप क्या करते हैं डायमेंशंस में? तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है ये, मास, उसका पावर यहां पे लिख देना पड़ेगा मुझे एक्स। वो एक्स वाई जेड निकालना है, वो एक्स वाई जेड निकालना है, यानी ये आपका क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो फिर है वेलोसिटी और नेक्स्ट है टाइम। सो v का पावर मैं कंसीडर करूंगा y और t का z। अब पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे x y z के वैल्यूज मिल जाएंगे, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो देखो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पे डायमेंशन लेस रहेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर x, v का पावर y और t का पावर क्या है, z। नाउ प्लीज टेल मी, यहाँ पर क्या आप मुझे वर्क डन के डायमेंशन डायरेक्ट ढूंढ पाएंगे? हाँ, तो देखो वर्क डन के डायमेंशंस क्या रहेंगे? वर्क डन के डायमेंशन m1 l2 t-2। बाद में ये निकाल लीजिए मास के डायमेंशंस। मास के डायमेंशन क्या रहेंगे? m का पावर 1। ठीक है, रहने दीजिए फिलहाल। फिर v के डायमेंशंस, v के डायमेंशंस क्या है? l1 t-1 एंड लास्ट वन इज व्हाट, t के डायमेंशन। और t के डायमेंशन हम जानते हैं वो रहेगा t का पावर 1। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है उससे क्या करना है आपको, ये जो इक्वेशन है ये W यानी वर्क डन की जगह वर्क डन के डायमेंशन लिखने, मास की जगह मास के डायमेंशन, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी के, और t की जगह t के डायमेंशंस लिख दीजिए। एंड देयरफॉर वर्क डन की जगह आपने वर्क डन के डायमेंशंस लिख दिए, m1 l1 सॉरी l2 और ये t-2। वर्क डन, ये टर्म खत्म हो गया। इक्वल टू मास के डायमेंशन क्या है? m का पावर 1। लेकिन सिर्फ मास है क्या यहाँ पे? नहीं, मास का पावर x है, तो मास की जो डायमेंशन है उसका पावर x बोल दीजिए। क्या आप ये समझ रहे? देखिए ये पहला इक्वेशन लिख लिया, सबके डायमेंशंस निकाल लिए। हर एक टर्म की जगह उनके उनके डायमेंशंस पुट कर देना, हर एक टर्म की जगह। जैसे W यानी वर्क डन की जगह वर्क डन के डायमेंशन, मास की जगह मास के डायमेंशन, लेकिन मास का पावर x है तो डायमेंशन का पावर x रहेगा। ठीक है, बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन बोलिए जरा। यहाँ पे डायमेंशन आप कहेंगे l1 t-1, उसका पावर क्या रहेगा? जो v का पावर है कितना था वो y, और लास्ट में t1 उसका पावर रहेगा z। अब आपको इंडाइसेस के रूल्स अगर आते हैं, ठीक है, सिंपल से रूल है। इंडाइसेस के रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। इंडाइसेस के रूल, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर देखिए। इंडाइसेस के रूल में आप ये जानते हैं कि a का पावर x मल्टीप्लाइड बाय b का पावर y रहता है, ऐसे नहीं रहेगा।
बेस सेम लेना है। तो ये a का पावर x मल्टीप्लाइड बाय a का पावर y कैन बी रिटन एज a का पावर x प्लस y रहेगा। ये एक बात, ठीक है। दोनों के पावर का क्या हो जाता है, सीधा सीधा एडिशन हो जाता है। पक्का? यानी अगर ऐसा हो a का पावर 7 और a का पावर 2, तो a का पावर कितना हो जाएगा? क्या मैंने ये सही कहा है? हाँ सही कहा है, इंडाइसेस की जरूरत, ठीक है, एग्जैक्टली। और नेक्स्ट जो है a का पावर x और उसका पावर y, ये देखिए क्या है, a का पावर x और उसका पावर क्या कहा मैंने, y। तो ये है a का पावर x मल्टीप्लाइड बाय y, ये हम जानते हैं, ठीक है, a का पावर x प्लस। ये बस इतने दो इंडाइसेस के रूल अगर आपको आ जाते हैं तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये आपको आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, m का पावर 1 और उसका पावर x, यानी ये दूसरा है, ये करना पड़ेगा, इंडाइसेस का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना रहेगा बोलिए। अब मैं एक ही ब्रैकेट में लिखूंगा ये, तो ये x आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय l का पावर 1 है और यहाँ पे y है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 और y कितना रहेगा y, t माइनस 1 और ये y, तो माइनस y, t का पावर यहाँ पे z है। ये काफी केयरफुली सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे देखिए कि ये t का पावर माइनस y है और ये t का पावर क्या है z, तो ये a यानी बेस सेम, इंडेक्स बदल गया है, पावर बदल गया, पावर बदल गया तो क्या हो जाएगा बोलिए। पावर अगर बदल जाए तो दोनों का अलजेब्रिक सम है, बाकी कुछ नहीं। तो ये बनेगा, बाकी तो एज इट इज लिखेंगे mx ly और t का माइनस y प्लस z, और लेफ्ट साइड जो है वो भी क्लियर कर लो, m1 l2 t माइनस 2, ठीक है। यहां तक आना है। देखिए यहां तक के स्टेप्स में पहले क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहली बात, जो क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है वो इस तरह से लिखिए, जिनके टर्म्स में कहा है उनके पावर्स एक्स वाई जेड बोल दीजिए, फिर उन टर्म्स के सेपरेटली डायमेंशंस रखिए। अब ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं डायरेक्ट वर्कडन का यहाँ पे लिखकर, ठीक है, और उन टर्म्स की जगह डायरेक्ट उनके डायमेंशंस लिख दीजिए, फिर इंडाइसेस के सिंपल से रूल फॉलो कीजिए और यहां तक पहुंच जाइए। अब आप मुझे ये बताइए, ये दोनों टर्म के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब दोनों के पावर्स, देखिए मैं ये क्लियर कर लेता हूं, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स। m का पावर इस तरफ क्या है 1, देखिए ना, m का पावर इस तरफ क्या है 1 और m का पावर इस तरफ क्या है x, दोनों सेम है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। ये आ गई पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट, y का पावर यहाँ, सॉरी l का पावर क्या है यहाँ पे y, और यहाँ पे l का पावर देखिए, ये केयरफुली देखना है। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हमें काफी, क्या कहना है उसे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और एक बार हमें मास्टरी आ जाए फिर कंसेप्ट पर, फिर आप कंसेप्ट कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। l का पावर इधर y है, इधर क्या है 2, दैट मीन्स y की वैल्यू 2 आ गई। एंड नेक्स्ट y का, t का पावर माइनस y प्लस z, और इधर कितना है बोलिए माइनस 2, लेकिन y की कीमत कितना है 2 है। y की कीमत अगर मैं ये यहां से पुट कर देता हूं तो ये रहेगा माइनस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 उस तरफ जाएगा, ये माइनस 2 और ये प्लस 2, इट बिकम 0। सो एक्स वाई जेड इनके वैल्यूज देखिए, ये यहाँ पर आपको कुछ जगह पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी सहारा लेना पड़ता है कि वो हमने कैसे सॉल्व किए थे, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली आपने, अब एक्स वाई जेड की अगर वैल्यूज निकाल लिए आपने तो आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे, जरा देखिए,
वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू m का पावर कितना था, याद है आपको? ये बेसिक जो इक्वेशन लिखा था ऐसे नहीं था क्या कि m का पावर x, ये y और ये z, put that values there. m का पावर x की वैल्यू कितना है 1, सो m का पावर 1. v का पावर y है, y की वैल्यू कितना है 2, सो ये 2. p का पावर 0, सो आप ऐसे बोल दीजिए ना सर mv². और अगर आपको याद होगा तो हाफ ऑफ mv² यानी एनर्जी और वर्क डन सेम ही रहेगा. अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हाफ कहाँ दिया है, वो डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक है कि जो भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट रहेंगे वो फार्मूले में वो ला नहीं पाता है. जैसे यहाँ पे हाफ नहीं आया. एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ mv², लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ mv². ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इक्वेशन क्या करना है, एस्टेब्लिश. अब इसे ऐसे लिखते हैं या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि वर्क डन के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड टाइम 1 2 0 बस कर एक्सप्रेस करना, ये ऐसे एक्सप्रेस करना है. ठीक है, ये होगा पहला एग्जाम्पल. और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में यानी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो इसी पर फोकस करना है आपको. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते, थोड़ा आपको कहा जाएगा कि एक्सप्रेस रो दैट इज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट. क्या कहा है क्वेश्चन में, डेंसिटी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट. H stands for their height. ये प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है यहाँ पे हाइट है. ठीक है, तो देखिए फिर से वही बातें स्टार्ट कीजिए. कैसे सॉल्व करेंगे. पहला टर्म क्या है, किसको एक्सप्रेस करना है, रो को. तो आप ऐसे लिखिए ना कि रो इक्विवेलेंट टू PGH. और क्या करना पड़ता है आपको, X Y Z. पूरे इक्वेशन में मुझे X Y Z निकालना है. ये सिंपल सी बात, क्या निकालना है मुझे, X Y Z. ओके, तो चलो देखो अब क्या करते हैं. अब मैं इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट कैसे स्टेप यूज करने हैं वो सिखा देता हूं. तो डेंसिटी की जगह उसके डायमेंशंस यूज कीजिए. डायरेक्ट डेंसिटी यानी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास का m का पावर 1, वॉल्यूम अपॉन में है L3, वो ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा L-1 और L-3. सो ये M1 L-3. T कितना है बोलिए, T है 0. ये पहला पॉइंट. डेंसिटी की जगह ये, प्रेशर की जगह प्रेशर के डायमेंशंस लिख दो. प्रेशर के डायमेंशंस, सो M1 L-1 T-2. अब देखिए हम उस लेवल पर आ गए हैं कि कई सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमें डायरेक्ट आने हैं. ये इंपॉर्टेंट है ना. आप कहेंगे कि सर अब यहाँ पे प्रेशर के डायमेंशन हमें वो प्राइमरी मेथड से सॉल्व करके दीजिए ना, यूनिट लिखिए और वो स्टेप. तो वो प्रैक्टिस से हम इस लेवल तक पहुंच गए अभी कि हमें डायरेक्ट उसके क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस. ठीक है, तो ये प्रेशर के डायमेंशन लिखे, लेकिन सिर्फ प्रेशर है क्या वहां पे, नहीं. प्रेशर का पावर क्या है बोलिए, x. तो मैं इसका पावर x लिख देता हूँ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो रहेगा वो है g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब किसी की वजह से हो लेकिन है तो एक्सेलरेशन, सो ये रहेगा L1 T-2. उसका पावर जो है वो क्या रहेगा, y, क्योंकि g का पावर y है. नेक्स्ट एंड लास्ट h.
यानी L1 उसका पावर कितना दिया है उन्होंने, Z। ठीक है, क्या दिया है ये, Z। अब फिर से वही बात है, इंडाइसिस के रूल यूज कीजिए, बाकी क्या है। ठीक है, इंडाइसिस के रूल्स यूज करते हैं। ठीक है, m का पावर यहां पे 1, यहां पे x, 1 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, l का पावर, अब देखिए एक स्टेप में थोड़ा सा और आपको कैसे समझा देता हूं। l कहाँ है वो एक ही बार लिख देना भी। कैसे, देखो l का पावर यहाँ पे है -1 इंटू x माइनस x। ठीक है, ये केयरफुली देखिए। l का पावर यहाँ पे है y 1 और यहाँ पे है y, तो 1 इंटू y क्या रहेगा, वो प्लस y, तो ये रहेगा यहीं पर में प्लस y। ठीक है, यहां पर भी l है, l का पावर ये इधर रहेगा z, सो ये रहेगा प्लस z। क्या आप ये समझे, हर तरफ का l एक ही बार मैंने लिख दिया। l का पावर यहाँ पे क्या आने वाला था, -1 इंटू x माइनस x। ठीक है, यहाँ पे l का पावर क्या आने वाला था, l का पावर y, l का पावर z। यानी आप वैसे कैसे लिखने वाले थे, ये l का पावर -x, l का पावर y, l का पावर z। मैंने एक ही बार लिखा -x प्लस y प्लस z। ठीक है, ओके। t दो जगह पे है, तो t यहाँ पे क्या रहेगा, -2x, t का पावर क्या रहेगा, -2x, और ये -2y यहाँ पर है ही नहीं, रहने दीजिए। और ये है 1 -3, t का पावर 0। ओके, लास्ट स्टेप पर आ गए हम। क्या कीजिए, इसमें आपको सिर्फ पावर से इक्वेट करने हैं, इक्वेटिंग पावर्स। इक्वेटिंग व्हाट, इक्वेटिंग द पावर्स। नाउ प्लीज इक्वेट। m का पावर यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर क्या है 1, सो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1। ये पहली बात। नेक्स्ट, ये -x प्लस y प्लस z, और यहाँ पे कितना है, l का पावर 3, रहने दीजिए बस। हाँ, यहाँ पे -2x -2y, और ये कितना आ रहा है, बोलिए 0, है ना। इसका मतलब क्या है कि -2y इज इक्वल टू x, या फिर 2x, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये रहेगा -x। अब x की कीमत ऑलरेडी निकाला है आपने, कितना है वो 1, सो y की कीमत कितना आ जाएगा फिर -1। आप समझे ना ये। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसी सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए, यानी m का पावर फिर l, ये मैं सॉल्व नहीं किया पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 में से एक का वैल्यू मालूम है, फिर भी 2 वेरिएबल है। यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल थे, 2 में से एक का वैल्यू मालूम है, तो दूसरा अपने आप आ जाता ना। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई है -1। वो वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ये दोनों वैल्यूज। तो क्या बनता है, तो देखिए x के जगह क्या लिखना है 1, ये -x है तो ये रहेगा -1, y के जगह -1, ये -1, प्लस z इज इक्वल टू -3। सो z की कीमत कितनी आ रही है, -1 -2 उस तरफ जाएंगे तो z की वैल्यू रहेगी -1। ये अगर वैल्यूज x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो आप जरा बताइए कि रो को मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा, रो के डायमेंशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं मैं, बोलिए। देयर इज P, G एंड H। बोलो जरा। P का पावर x है, x की वैल्यू आ गई 1, G यानी y और z दोनों माइनस है, तो ये -1। सो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड EH, वो कितने आ रहे हैं, 1 in pressure, -1 in acceleration due to gravity and -1 in height।
क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये काफी सिंपल लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूं यहां पर मैं एक और क्वेश्चन, एक और ड्रॉ कर लेता हूं और फिर हम रुक जाते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल तो क्लियर करना ही है और इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। इसकी जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा रहेगा स्कोर बढ़ाने के लिए। अब यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि एक्सप्रेस टी टाइम पीरियड, एक्सप्रेस टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास। क्या एक्सप्रेस कीजिए? लेंथ, सॉरी किसे एक्सप्रेस करना है? टाइम को। एक्सप्रेस टाइम इन टर्म्स ऑफ एल, लेंथ, जी एंड मास। ठीक है, तो फिर से कंसेप्ट वही, टी को मैं इक्विवेलेंट बताऊंगा एल, जी, एम, उनके पावर्स लिखूंगा मैं एक्स, वाई, जेड, और कोशिश करना है आपको कि एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने। सिंपल सा। ठीक है, टी यानी टाइम, तो टाइम की जगह उसके डायमेंशंस तो वो रहेंगे m0, l0, t का पावर 1। ये लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया। अब l यानी लेंथ है, लेंथ का पावर क्या रहता है बोलिए? l का पावर 1। l की जगह l के डायमेंशन, लेकिन ये x है तो वो उसका पावर लिख दीजिए। ठीक है, अब g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन के डायमेंशन ही रहेंगे, तो वो रहेंगे L1 t-2, और उसका पावर y है तो इस डायमेंशन का पावर भी y बोल दीजिए। ठीक है, एंड लास्ट वन M1, उसका पावर z है तो इसका पावर भी z। पुट नहीं, अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज इंडाइसिस के रूल यूज कीजिए। m एक ही जगह पे है, m का पावर क्या लिख दीजिए यहाँ पे? m का पावर है z। ये l कितने जगह पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। l का पावर यहां से क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये x, 1 मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये प्लस y। हो गई बात खत्म। t कितने जगह पे है? एक ही जगह पे, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? -2y। ये तो काफी आसान हो गया फिर। और ये ऐसे क्या है नेक्स्ट स्टेप बोलिए? इक्वेटिंग द पावर्स। हो गया ना? इक्वेटिंग द पावर्स। देखिए, इक्वेटिंग द पावर्स। ओके, m का पावर यहां पे कितना है? z, यहां पे 0, दैट मीन्स z कम्स टू 0। पहले z की वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना है? 0। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नहीं समझे क्या? l का पावर क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है? 0। सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या कहेंगे? पावर्स इक्वेट करो ना, इधर l का पावर और यहाँ पे l का पावर जो है वो पावर्स इक्वेट करो। l का पावर यहाँ पे कितना है? x प्लस वाई, यहाँ पे कितना है? 0, तो इक्वेट कर दीजिए। यहां से मतलब निकलेगा आपका x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, रहने दीजिए। लास्ट इक्वेशन क्या है? t का पावर है -2y और यहाँ पे t का पावर कितना है? 1। सो y की वैल्यू आएगी -1/2। y की वैल्यू कितना है? -1/2। ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूं तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी +1/2। क्यों बोलिए? क्योंकि x की वैल्यू माइनस ऑफ y है, y का वैल्यू है -12। माइनस ऑफ -12 विल बी +12। तो आप जरा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया। ये सभी अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं तो टाइम के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ l, g और m। बोलिए l का पावर क्या है? x का वैल्यू कितना है यार बाबा? हाफ। डायमेंशन में हाफ वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। g कितना है बोलिए? g का पावर क्या है यहाँ पे? y कितना है?
माइनस हाफ और टी है 0। So dimensions of time in terms of length, acceleration due to gravity and mass are half in length, minus half in acceleration due to gravity and 0 in mass। ठीक है, ये जो पॉइंट था that is to establish the relationship between different physical quantities, ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो देखिए जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, जो डिफिकल्ट है या इम्पोर्टेंट है उसकी अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो आसान जाएगा और एग्जाम में आने के बाद आप उसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक छोटा सा पॉइंट, वो लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, उस पर कोई कॉम्पिटिटिव का कोई पार्ट नहीं आता है, फिर भी आपने उसे याद रखिए कुछ बातें। ठीक है, और वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फिर भी कुछ लिमिटेशंस है। कैसे, जरा देखिए, अभी जो लास्ट वाला कंसेप्ट देखा हमने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हमने एक्स वाई जेड ये 3 ही देखे। क्या 4 क्वांटिटीज देखे? नहीं। सो सबसे पहला और मेन लिमिटेशन ये है कि वी कैनॉट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 4 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मोर देन 4 फिजिकल क्वांटिटीज हो, मोर देन 4 फिजिकल क्वांटिटीज हो, उनके बीच का जो रिलेशन है या फार्मूला है वो हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यह है सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हमें सिर्फ डायमेंशनली समझ में आता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी इक्वेशन इनकरेक्ट होने के चांसेस है। कैसे, जरा देखिए, वो जो हमने कल ही मेरे ख्याल से एग्जांपल देखा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मैं एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं और किसी ने गलती से ये लिख दिया, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में ही ये लिख दिया माइनस ऑफ यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब अगर आप बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ये करते हैं कि करेक्ट इक्वेशन है या नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन करेक्ट ही आते हैं। देखो, क्योंकि डायमेंशन में प्लस माइनस इसका कोई लेना देना ही नहीं रहता। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्लस डिस्प्लेसमेंट रहे तो भी मीटर में मेजर किया जाएगा, माइनस डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, और डायमेंशन में ये साइन फिर अहमियत नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आता है और ये भी करेक्ट आता है, लेकिन क्या ये करेक्ट इक्वेशन है? नहीं। फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, ये जो यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इनकरेक्ट इक्वेशन है। फिर भी डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए अगर फाइंड आउट कर दे तो दोनों भी सही आते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर डायमेंशनल कांस्टेंट आ जाए, या फिर सॉरी डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाए। कौन से कांस्टेंट आ जाए? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मैं आपको बोलूं, जो लास्ट वाला इक्वेशन हमने देखा उसका फार्मूला एक्चुअली ये है, एल वाई जी टी इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट एल वाई जी, जो हमने ये ऐसे देखा अभी ना, एल जी एम, एल का पावर हाफ, ये माइनस हाफ और ये 0। तो इसका अगर फार्मूला मैं बना दूं तो एल का पावर हाफ यानी रूट में है और जी का पावर माइनस हाफ यानी हाफ में। तो टी का फार्मूला एक्चुअली ये ऐसे बन रहा है। जैसे वर्कडन का भी आप देखिए ना, वर्कडन का भी हमने क्या फार्मूला लाया था? mv स्क्वायर।
क्या आपने वहां पे हाफ ये पॉइंट ला पाए आप? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। यहां पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा है? 2 पाई। तो जब भी आप टाइम, लेंथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, ये रिलेशन आप डिराइव कर पाए, m का पावर 0 है इसलिए वो इक्वेशन में नहीं आएगा। तो यहां पे बताइए कि ये रिलेशन आपने जो एस्टेब्लिश किया, क्या आपने ये करेक्ट फार्मूला एक्चुअली ये है, आप ये लाए, क्योंकि 2 पाई ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये आप डायमेंशनल एनालिसिस में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, हमने डायमेंशंस कैसे निकालने हैं क्वांटिटीज के, वो देखा। फिर उसमें हमने अलग अलग क्वांटिटीज देखे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले क्वांटिटीज भी देखे, फिर एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह वो पॉइंट देखा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है उनका फार्मूला तैयार करना, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यानी एग्जाम्पल नहीं, ये पॉइंट पूरा का पूरा। और लास्ट में क्या देखा है हमने अभी भी, लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पर ये इस टॉपिक का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, ये यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।